हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवीजन करेंगे यूनिट 9 का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट। इंटरनेट प्लस नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। विश्वव्यापी रूप से जुड़ना इंटरनेट है। इंटरनेट की जनक विंट सर्फ है। उद्देश्य क्या है इसके? कम्युनिकेशन, सूचना एवं जानकारी का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1954 में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सेना के लोगों के लिए एक नेटवर्क बनाया, डार्पानेट करके। इसी से इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। ये डिफेंस, इसका डार्पानेट का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये 2013 में PYQ में आया था, MPPSC में। 1954 के रक्षा मंत्रालय ने चार यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ बारबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाहा और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन यूनिवर्सिटीज़ को जोड़कर आपस में एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम था आरपानेट। इसका फुल फॉर्म था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये PYQ में आया था 2014 में। इसमें इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आंसर इसका होगा आरपानेट। और इंटरनेट सबसे पहले यूज़ कब किया गया था? इंटरनेट किस चीज़ में यूज़ किया गया था? तो डिफेंस में यूज़ किया था, रक्षा के क्षेत्र में। PYQ 2013। इंटरनेट की प्रथम उपयोग किया गया था सेना के क्षेत्र में, डिफेंस में, डार्पानेट के रूप में। और PYQ 2014 में आया था। इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आरपानेट से मानी जाती है। प्रोटोकॉल, TCP या IP, TCP/IP प्रोटोकॉल मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये TCP प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का पालन करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर पर रिक्वेस्ट जाने के बाद जो प्रोटोकॉल लगाया जाता है उसे TCP प्रोटोकॉल कहा जाता है। TCP प्रोटोकॉल पर पैकेट स्विचिंग मेथड काम करता है। पैकेट स्विचिंग की मेथड फॉलो करता है TCP प्रोटोकॉल। इसमें यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने की जो प्रोसेस है वो पैकेट स्विचिंग कहलाती है, और बना हुआ छोटा भाग जो है वो पैकेट कहलाता है। पैकेट के बनने के बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल काम करता है IP प्रोटोकॉल। IP प्रोटोकॉल बने हुए पैकेट्स पर एड्रेस लगा देता है। सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगा देता है और यह रेडी पैकेट क्लाइंट के पास भेज दिया जाता है। ये डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर TCP प्रोटोकॉल के पास भेजता है। TCP प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग करता है। पैकेट स्विचिंग मतलब पैकेट स्विचिंग से पैकेट बनते हैं छोटे छोटे। तो जो पैकेट्स बनते हैं उस पर IP प्रोटोकॉल एड्रेस लगा देता है सेंडर और रिसीवर का। उसके बाद क्लाइंट को भेज दिया जाता है। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली थे। WWW के उपयोग का मानक निर्धारित करने के लिए एक संस्था इस्टेब्लिश की गई थी, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह संस्था जो थी W3C, इसे भी टिम बर्नर्स-ली के अंतर्गत काम करती है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म और वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, इन दोनों में से प्राथमिकता वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म को दी जाती है। 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट को इंडिया में लाया गया था। इंटरनेट को इंडिया में लाने वाली संस्था थी BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। कुछ और संस्थाएं भी थी, जैसे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो आई थी, रिलायंस हो गया और C3। आपको आपकी पहचान जिस एड्रेस के रूप में दी जाती है, आपको जिस रूप में एड्रेस के रूप में दी जाती है पहचान, उसे IP एड्रेस कहा जाता है। IP एड्रेस को बनाने के लिए 0 से 255 तक के नंबर्स की सहायता से बनाया जाता है। IP एड्रेस की लेंथ 32 बिट की होती है। हर यूज़र का IP एड्रेस यूनिक होता है। दो प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 यह 2 to power
32 यूज़र्स को यूनिक तरीके से उपलब्ध कराता है जानकारियाँ बिलियंस के यूज़र को। IPv6 या 2 to the power 128 ट्रिलियंस के यूज़र को यूनिक तरीके से जानकारी उपलब्ध कराता है। V4 स्टैटिक होता है तथा V6 डायनेमिक होता है। V4 का स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल होता है, V6 का अल्फा न्यूमेरिकल होता है। IP एड्रेस की संरचना ABCD 4 क्लासेस की होती है। एक और क्लास होती है E क्लास, जिसको फ्यूचर के लिए रिजर्व रखते हैं। डी का यूज़ मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है, जहाँ पर आप ग्रुप पे भी मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो कि किसके पास आपका मैसेज पहुँचेगा। रिसर्च एंड पब्लिकेशन के लिए क्लास ई का यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस की क्लास की संरचना में संख्या जाने का काम, मतलब आईपी एड्रेस की क्लास में संरचना में संख्या किस प्रकार जाता है, किस क्रम में जाता है। तो क्लास ए में 0 से 126 के क्रम में जाता है, क्लास बी में 128 से 191 के क्रम में जाता है, क्लास सी में 192 से 223 तक जाता है, क्लास डी में 224 से 239 तक जाता है, क्लास ई में 240 से 255 तक जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा सभी में क्रम एक जैसा जा रहा है, मतलब एक एक नंबर लगातार जा रहा है, लेकिन इसमें क्लास बी में 128 से जा रहा है। तो जो 127 है वो उसको लूप बैक एड्रेस के रूप में जाना जाता है। इसका यूज सेल्फ टेस्टिंग के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस के प्रकार, आईपी एड्रेस के दो प्रकार के आईपी एड्रेस हैं, IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 में 2 to the power 32 यूज़र्स को बिलियंस यूज़र को जानकारी उपलब्ध कराया जाता है, और IPv6 में 2 to the power 128 यूज़र्स को ट्रिलियन के यूज़र को उपलब्ध कराया जाता है। IPv4 स्टैटिक आईपी एड्रेस है। स्टैटिक मतलब लेंथ में चेंजेस, IPv4 में लेंथ में चेंजेस नहीं हो सकता। और IPv6 डायनेमिक आईपी एड्रेस है, इसमें लेंथ में चेंजेस किया जा सकता है। IPv4 का लेंथ 32 बिट का होता है, IPv6 का लेंथ 128 बिट का होता है। और IPv6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने निर्मित किया है। IPv4 की संरचना न्यूमेरिक होती है, जैसे कि 191.171.54.26 क्लासेस को IPv4 के क्लासेस को डॉट के माध्यम से सेपरेट किया जाता है। और IPv6 की संरचना अल्फा न्यूमेरिक होती है, जैसे AB कॉलम 12A कॉलम CD कॉलम 21। तो IPv6 के क्लासेस को कॉलम के माध्यम से सेपरेट किया जाता है। वेबसाइट आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस दिया 191.171.62.53। तो डोमेन नेम क्या होता है। आईपी एड्रेस जो दिया ऊपर, तो आईपी एड्रेस की संख्यात्मक संरचना के स्थान पर जो उपलब्ध कराया गया नाम होता है वो डोमेन नेम के रूप नाम से जाना जाता है। यूज़र क्लाइंट जो होता है वो क्लाइंट डोमेन नेम को क्या करता है, डोमेन नेम को DNS के पास भेजता है। फिर DNS क्या करता है, उस जो आईपी एड्रेस को होता है उसमें डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के रूप में पहुंचाता है, क्योंकि सर्वर क्या करता है, आईपी एड्रेस समझता है और डोमेन नेम नहीं समझता। तो DNS डोमेन नेम को आईपी एड्रेस बदलने का काम ये DNS करता है। डोमेन नेम सर्वर, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम की संरचना में दो भाग होते हैं। इन्हें डॉट से सेपरेट किया जाता है। डॉट के पहले लिखा फर्स्ट पार्ट संख्या के नाम को दर्शाता है, और डॉट के बाद लिखा सेकंड पार्ट डोमेन नेम की कैटेगरी को बताता है। डोमेन नेम के सेकंड पार्ट को टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है। डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम जैसे facebook.com, तो इसमें से फेसबुक क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, और जो .com हो गया वो कैटेगरी हो गई। जैसे google.com, तो गूगल क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, और .com क्या हो गया, कैटेगरी हो गई।
gmail.com, तो जीमेल डोमेन नेम हो गया। .com कैटेगरी हो गई। डोमेन नेम की यानी कैटेगरी। और कौन कौन सी कैटेगरी होती है, जैसे .com हो गया कॉमर्शियल वेबसाइट, .edu एजुकेशनल वेबसाइट, .org ऑर्गेनाइजेशन, .mil मिलिट्री, .nic नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, .in इंडिया, .int इंटरनेशनल, .info इंफॉर्मेटिक। 2019 में MPPSC प्री में क्वेश्चन आया था कि mark.stall@itdesk.info में से डोमेन नेम क्या होगा। तो IT डेस्क डोमेन नेम हो जाएगा और .info कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो IT डेस्क डोमेन नेम होगा। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करने के दौरान यूज़र के द्वारा उपयोग में लाया गया रास्ता होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की संरचना, URL की संरचना फर्स्ट पार्ट में ये होता है जैसे HTTPS है, सेकंड पार्ट में www. फिर थर्ड पार्ट में facebook.com ऐसे करके। तो फर्स्ट पार्ट क्या करता है, फर्स्ट पार्ट प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है कि प्रोटोकॉल क्या है। फिर सेकंड पार्ट सब डोमेन को डिसाइड करता है और थर्ड पार्ट डोमेन नेम को बताता है। जैसे facebook.com क्या होगा, फेसबुक डोमेन नेम हो गया फेसबुक और .com कैटेगरी हो गई। फिर आता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइसेस को उनकी निर्माता कंपनी के द्वारा निर्माण के समय एक फिजिकल एड्रेस दिया जाता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। फिजिकल एड्रेस का लेंथ होता है 48 बिट का। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पैन होता है, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क का भौगोलिक क्षेत्र सबसे छोटा होता है। रेंज इसका लगभग 10 मीटर होता है। मुख्य विशेषता, किसी अन्य व्यक्ति की पर्सनल ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है इसमें। जैसे कि वायरलेस हो गया, वायरलेस मोड में हो गया, ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया। इसमें दूसरे व्यक्ति की मतलब परमिशन चाहिए होती है कि वो चालू जब करेगा तभी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर होती है, जैसे कि घर या ऑफिस या कंपनी। इसमें वायर्ड या वायरलेस मोड रहता है। 2016 में आया था ईथरनेट क्या है। ईथरनेट प्रोटोकॉल का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जिसका यूज़ लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। फिर आता है कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक की होती है, जैसे कि कोई कॉलेज हो गया, कॉलेज नेटवर्क हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, हॉस्पिटल के कैंपस फैला नेटवर्क हो गया। फिर आता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है 55 से 150 किलोमीटर, यह किसी शहर के मध्य फैला हुआ होता है। फिर आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक शहरों या महानगरों में फैला हुआ होता है, जैसे कि इंटरनेट। फिर आता है नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, नेटवर्क के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण जो होते हैं उनको नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि मॉडेम हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, NIC, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस है। इनको जानने से पहले यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट जान लेते हैं क्या होता है। यूनिकास्ट मतलब जब व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली किसी को मैसेज करते हैं उसमें सेंडर भी एक होता है, रिसीवर भी एक होता है, वो है यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब जब मैसेज को किसी ग्रुप में सेंड किया जाता है तो ग्रुप से जुड़े सभी मेंबर्स के पास मैसेज पहुंच जाता है, जिसमें सेंडर एक होता है लेकिन रिसीवर एक से ज़्यादा होते हैं, इसे ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। मॉडेम, अब समझते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसमें पहला नेटवर्किंग डिवाइस है मॉडेम। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है।
डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है ना। कंप्यूटर अपना सारा काम 0 और 1 के रूप में अर्थात बाइनरी फॉर्म में करता है। इससे बढ़ने वाले सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। और जो केबल होती है वो एनालॉग सिग्नल समझती है ना। केबल जब तरंगों के रूप में डेटा लेकर आती है तो एनालॉग सिग्नल पर काम करती है। केबल डाटा लेकर आई है एनालॉग फॉर्म में और कंप्यूटर समझता है डिजिटल फॉर्म में। इसलिए एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलना पड़ेगा। एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। डीमॉड्यूलेशन की क्रिया को पूरा करने का काम मॉडेम करता है और जब मॉडेम डीमॉड्यूलेशन क्रिया को पूरा करता है तो वह डीमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में बदलने की क्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है और डीमॉड्यूलेशन की क्रिया मॉडेम करता है। मॉडेम जब डीमॉड्यूलेशन की क्रिया करता है तो डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। फिर आता है कंप्यूटर। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट कि कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट जनरेट करता है डिजिटल फॉर्म में और केबल समझती है एनालॉग फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में बदलने की जो क्रिया है वो मॉड्यूलेशन कहलाती है और मॉड्यूलेशन की क्रिया को संपन्न करने का काम मॉडेम करता है। और जब मॉडेम मॉड्यूलेशन की क्रिया को संपन्न करता है तो वह मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। फिर आता है दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस, हब। हब नेटवर्क में मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हब का यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं को हब का यूज़ किया जाता है। जब हम हब के किसी एक पोर्ट पर किसी डिवाइस को जोड़ते हैं तो बची हुई सभी पोर्ट पर डिवाइस उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि प्रिंटर। जब हब के पास आए हुए मैसेज को सबके पास पहुंचा दे जब हब अपने पास आए हुए मैसेज को सबके पास पहुंचा देता है तो मैसेज की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मैसेज की सिक्योरिटी प्राइवेसी बनी रहे, तो मैसेज की सिक्योरिटी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए अगली डिवाइस का यूज करते हैं, स्विच। और पोर्ट क्या होता है, पोर्ट मतलब जहाँ पर हब में पोर्ट लगे हुए होते हैं जहाँ पर दूसरी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। हब के माध्यम से रिसोर्स शेयरिंग की जाती है। हब को डम डिवाइस कहा जाता है। हब इज ए डम डिवाइस क्योंकि वो क्या करता है, जैसे उसको सूचना मिलती है वैसे ही दूसरों को पहुँचा देता है उसी रूप में। फिर आता है दूसरी डिवाइस, मतलब हम क्या चाहते हैं कि मैसेज की सिक्योरिटी प्राइवेसी बनी रहे, तो मैसेज की सिक्योरिटी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए अगली डिवाइस का यूज करते हैं, स्विच। दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच। स्विच क्या करता है, स्विच इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों इंटेलिजेंट है, स्विच में फ्लैश या रैम होता है। ये काम कैसे करता है, ये स्विच को जितने भी कंप्यूटर से जोड़ा गया है उन कंप्यूटर्स के एड्रेस को अस्थायी रूप से फ्लैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। स्विच नेटवर्क में मैसेज का यूनिक कास्ट करता है, मतलब सभी के पास पहुंचाता है। स्विच के पास जैसे ही मैसेज आता है तो मैसेज के एड्रेस को फ्लैश रैम में पहले चेक करता है और एड्रेस के मैच होने के बाद ही उसी के पास मैसेज पहुंचाता है जिसके लिए मैसेज आया था। तो इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि मैसेज 3 आया फ्लैश में, तो वो फ्लैश रैम में पहले चेक करेगा कि मैसेज 3 किसके पास जाने के लिए आया था, तो वो उसी के पास फिर वो मैसेज भेजता है। तो इसलिए इसे इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। फिर आता है दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर। राउटर क्या है, राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। तो पहले समझ लेते हैं इंटर नेटवर्किंग क्या है और इंट्रा नेटवर्किंग क्या है। इंट्रा नेटवर्किंग डिवाइस, इंट्रा नेटवर्किंग मतलब एक सिंगल नेटवर्क में उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइस, और इंटर नेटवर्किंग मतलब यदि दो डिवाइस जिसका उपयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच में होता है उसे इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। और जब एक सिंगल डिवाइस में उपयोग में लाया जाता है तो उसे इंट्रा नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी होती है, राउटर। जैसे कि राउटर है, राउटर में आईपी एड्रेस, राउटर जो होता है आईपी एड्रेस पर काम करती है। इसका काम क्या होता है, भूमिका क्या होती है, यह मैसेज को फिल्टर करता है। मैसेज को फिल्टर करना, मैसेज के लिए छोटा रास्ता उपलब्ध कराना और नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करना। फिर आता है ब्रिज। ब्रिज में क्या होता है कि सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है ब्रिज।
प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल जो बात शुरू में बताए थे कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का समूह है। तो सेम रूल्स वाले नेटवर्क को जोड़ता है ब्रिज। गेटवे दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। रिपीटर कमज़ोर सिग्नल को स्ट्रांग बनाते हैं रिपीटर, जिससे सिग्नल नेटवर्क में लंबी दूरियों तक गमन कर सके। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चिप डिवाइस को नेटवर्क से जुड़ने के लिए सक्षम बनाता है एनआईसी। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है टोपोलॉजी। नेटवर्क को बनाने के लिए डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? टोपोलॉजी प्रकार में बस टोपोलॉजी आती है, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी आता है। पहले समझते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी नेटवर्क में शामिल सभी कंप्यूटर को एक सिंगल बैकबोन केबल से जोड़ा जाता है। तो इस संरचना बस जैसी संरचना बनती है, तो इसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। यदि केबल को मैसेज दिया जाता है तो वह उससे जुड़े हुए सभी कंप्यूटर के पास उस मैसेज को एक साथ पहुंचाती है। बस टोपोलॉजी में किसी डिवाइस में कुछ समस्या आने पर टोपोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि डिपेंडेंसी केबल पर है, न कि कंप्यूटर पर। यदि केबल में कुछ समस्या आती है तो उसके आगे का सारा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। जैसे कि बस टोपोलॉजी में अधिकतर लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग में लाई जाती है। एग्जाम्पल, बस टोपोलॉजी में ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क को केंद्रीय रूप से नियंत्रित करने के लिए स्टार टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है। हब या स्विच के रूप में मेन नेटवर्क होता है, उसके बाद और अदर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच जो था तो मैसेज को यूनिकास्ट करता था, और हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। इस टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर में कुछ समस्या आने पर टोपोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु अगर हब या स्विच में समस्या आ गई तो पूरा टोपोलॉजी प्रभावित होती है। इस स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्टार टोपोलॉजी जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए, बैंक, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये हब टोपोलॉजी, ये सभी स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। हब या स्विच मेन स्विच होता है और अन्य नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। स्टार टोपोलॉजी का एक और एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल। फिर आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। दो टोपोलॉजी का संयोजन होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी का उदाहरण है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल है ट्री टोपोलॉजी। दो टोपोलॉजी का संयोजन मतलब बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिलाने से ट्री टोपोलॉजी बनी है। तो इसमें क्या होता है कि बैकबोन बस टोपोलॉजी जैसे कि था, उसमें बैकबोन केबल से कंप्यूटर को जोड़ा जाता था, और स्टार टोपोलॉजी में मेन स्विच होता था, उसमें से अलग अलग नेटवर्क को जोड़ा जाता था। तो इसमें दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो इससे एक ट्री जैसी संरचना बनती है, तो इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। फिर आती है मेश टोपोलॉजी उपयोग में लाने का उद्देश्य नेटवर्क में मैसेज को एक से अधिक दिशाओं में बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क में शामिल सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नोट, यह टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि इस टोपोलॉजी में किसी एक डिवाइस में समस्या आने पर इसका टोपोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी फॉलो करती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से मैसेज को सेंड करती है। रिंग टोपोलॉजी, जब नेटवर्क में शामिल सभी कंप्यूटर्स आपस में रिंग के रूप में जुड़े हुए होते हैं तो उसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में कार्य करने के दौरान टोकन जनरेट होता है। वो टोकन क्या करता है? मैसेज एड्रेस के फॉर्म में इस सर्वर के पास पहुंचा दिया जाता है। फिर आता है नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का उद्देश्य कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान। मेथड्स, कम्युनिकेशन के मेथड कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन के मेथड सिंप्लेक्स, सेंडर और रिसीवर को भेजता है। इस क्रिया में सिर्फ सेंडर जो सिंप्लेक्स जो मेथड होता है, इस क्रिया में सिर्फ सेंडर एक्टिव रहता है, रिसीवर रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि टीवी हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, एफएम हो गया, इसमें सेंडर एक्टिवेट रहता है ना। रिसीवर जो प्राप्त करता है वो एक्टिवेट नहीं रहता।
फिर दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स मेथड। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक्टिव रहते हैं, परंतु एक समय में सिर्फ एक बोल सकता है कॉल पर, जैसे कि वॉकी टॉकी हो गया। फिर होता है फुल डुप्लेक्स मेथड, कम्युनिकेशन का फुल डुप्लेक्स मेथड। इस क्रिया में सेंडर एवं रिसीवर दोनों दोनों एक्टिव रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गया। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट पर उपस्थित यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी में गलत प्रकार से परिवर्तन या उसे गलत प्रकार से चुराना या फैलाना साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक कहलाता है। साइबर अटैक मतलब साइबर अपराध। इंटरनेट पर उपस्थित यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी में गलत प्रकार से परिवर्तन या उसे गलत प्रकार से चुराना या फैलाना साइबर अटैक कहलाता है। साइबर अटैक के मामलों के समाधान के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो IT एक्ट 2000 के तहत बनाए हैं। साइबर सुरक्षा अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यह वेबसाइट के साथ यूज़र के डिवाइस में प्रवेश करता है और इंटरनेट पर यूज़र की रुचि जानने का कार्य करता है। फिर दूसरा आता है पुशिंग यानी फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि फिशिंग कुकीज़ के माध्यम से यूज़र की रुचि जानने के बाद यूज़र के पसंद के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराए जाते हैं या फ्लैश मैसेज के माध्यम से यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर आता है पायरेसी में गलत प्रकार से किसी सॉन्ग या मूवी या प्रोडक्ट का कॉपीराइट तैयार करना पायरेसी कहलाती है। फिर आता है कीलॉगर ऐसे अटैकर होते हैं जो यूज़र के द्वारा कीबोर्ड से उपयोग में लाई गई की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी के समाधान के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग होने लगा है। फिर आता है फ्रीकर क्या है? यह टेलीफोन लाइन की डाटा को चुराने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं हैकटिविस्ट। इनके द्वारा या तो ऐसी कोई पोस्ट या जानकारी वायरल कर दिया जाता है जिससे राजनीतिक या धार्मिक दंगे भड़क सकते हैं। यह एक्टिविस्ट है। फिर आता है हैकिंग मतलब गलत प्रकार से किसी यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करना हैकिंग कहलाता है। जिसके द्वारा यह क्रिया संपन्न किया जाता है उसे हैकर कहते हैं। हैकर के प्रकार वाइट हैकर यह हैकर अपनी संपूर्ण क्रिया को वैधानिक या लीगल रूप से संपन्न करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में हैकर मतलब जो वाइट हैकर हो इसे एथिकल हैकर के रूप में भी जाना जाता है। वाइट हैकर के एग्जांपल जैसे कि सुरक्षा एजेंसियां हो गई, ये सब वाइट हैकर के एग्जांपल है। फिर है ब्लैक हैकर यह हैकर अपनी संपूर्ण क्रिया को इलीगल या अवैधानिक रूप से संपन्न करते हैं। जैसे कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में इन्हें ब्लैक हैकर को क्रैकर के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं ग्रे हैकर यह संपूर्ण क्रिया को ब्लैक एवं वाइट हैकर के सम्मिलित रूप में संपन्न करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, किसी पुलिस वाले को कोई सूचना मिली तो वो उसको निकाला उस सूचना को, तो उसको वो उस जानकारी को किसी और को सेंड किया, बता दिया, तो वो क्या हो गया, ग्रे हैकर के रूप में काम हुआ कि मतलब सही काम भी किया और उसको दूसरी जगह फैला भी दिया। फिर आता है रेड हैकर यह हैकर नेटवर्क में ब्लैक हैकर को ढूंढते हैं। रेड हैकर क्या करते हैं? ब्लैक हैकर को ढूंढने का काम करते हैं। फिर आते हैं ग्रीन हैकर यह हैकिंग सीखने के पश्चात प्राथमिक स्तर पर छोटे लेवल के हैकिंग क्रिया को संपन्न करते हैं। ये ग्रीन हैकर कहलाते हैं। फिर आते हैं ब्लू हैकर यह पेशे से हैकर नहीं होते, यह सिर्फ संस्था द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन या वेबसाइट की टेस्टिंग करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट साइबर बुलिंग। इसके अंतर्गत अटैकर यूज़र की संवेदनशील जानकारी के आधार पर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया। इसके अंतर्गत बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाकर या उन्हें लालच देकर वीडियोस बना लिए जाते हैं और उन्हें वायरल किया जाता है। फिर आता है साइबर टेररिज्म। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गवर्नमेंट के पोर्टल या वेबसाइट को हैक किया जाता है। फिर आता है रूट किट। इसके अंतर्गत अटैकर नेटवर्क को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र के डिवाइस या डिवाइस में उपस्थित व्यक्तिगत जानकारी पर गलत प्रभाव डालते हैं। ये मलवेयर कहलाते हैं। जैसे कि वायरस हो गया।
वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स अंडर सीज। वायरस इज अ प्रोग्राम। वायरस एक निर्देशों का समूह है। यह सेल्फ रेप्लिकेशन प्रकृति का होता है, अपनी कॉपी को स्वयं बनाकर फैलाता है। वायरस का डिवाइस में प्रवेश करना। इंटरनेट से किसी गेम या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर वायरस आपके डिवाइस में मतलब आ सकता है, फैल सकता है, जिसे फिशिंग मेलिंग के द्वारा। फिर आता है रैंसमवेयर वायरस। वायरस के प्रकार। रैंसमवेयर वायरस। रैंसमवेयर वायरस यह वायरस डिवाइस में प्रवेश करने के पश्चात डिवाइस को लॉक कर देता है, और जब यूज़र डिवाइस को अनलॉक करने का प्रयास करता है तो अटैकर पैसों की मांग करता है। फिर आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक क्या है? पॉलीमॉर्फिक मतलब एक कार्य करके एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्रिया जो है पॉलीमॉर्फिक कहलाती है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, इसके अंतर्गत वायरस का मुख्य प्रोग्राम तो एक ही होता है, परंतु वह जितनी बार अपनी कॉपी बनाकर उसे फैलाता है, हर बार अपने कार्य के तरीकों को परिवर्तित कर लेता है। यह पॉलीमॉर्फिक वायरस। फिर आता है बूटिंग। बूटिंग क्या है? डिवाइस के स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। किसी डिवाइस का स्टार्ट होना। बूट बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड बूटिंग के समय जिस डाटा को चेक किया जाता है वो बूट रिकॉर्ड कहलाता है। बूटिंग के प्रकार। बूटिंग के दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर का सीधे स्टार्ट हो जाना कोल्ड बूटिंग है। वार्म बूटिंग क्या है? रीस्टार्ट के बाद स्टार्ट होना वार्म बूटिंग कहलाता है। फिर आता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद सीधे बूट रिकॉर्ड में प्रवेश करता है और वहां अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है, जिससे बूट रिकॉर्ड पर लोड बढ़ जाता है और बूटिंग स्लो हो जाती है। वॉर्म और राइट वंस रीड मैनी। ये वॉर्म जो है मालवेयर का एक टाइप है। इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म किसी फाइल में प्रवेश करने पर अधिक से अधिक मात्रा में सेल्फ रेप्लिकेशन को अपनाता है, जिससे फाइल करप्ट हो जाती है। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, इसे किसी गेम या एप्लीकेशन की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उसके साथ ट्रोजन हॉर्स को अटैच करके उसे नेटवर्क में फैलाया जाता है, और यूज़र के उस गेम या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर यह यूज़र के डिवाइस में प्रवेश कर व्यक्तिगत डेटा पर हानिकारक प्रभाव डालता है। फिर आता है बैकडोर। यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर जब यूज़र के डिवाइस में प्रवेश करता है तो उस डिवाइस की सारी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देता है और यूज़र को इसकी जानकारी तक नहीं होती। फिर आता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब, इसके अंतर्गत प्रोग्राम के निर्माण के समय उसमें टाइम निर्धारित कर दिया जाता है और वह उसी निश्चित समय पर कार्य की शुरुआत करता है, तो ये लॉजिक बॉम्ब कहलाता है। फिर आता है डॉस, DOS, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसके अंतर्गत अटैकर किसी निश्चित समय पर यूज़र तक बहुत सारी संख्या में मैसेजेस या लिंक भेजता है, जिससे यूज़र की वह सर्विस हैंग हो जाती है और यह उस सर्विस का लाभ नहीं ले पाता। फिर आता है रूट किट। इसके इसके अंतर्गत अटैकर यूज़र की डिवाइस या नेटवर्क पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण बना लेता है। फिर आता है डॉस। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डॉस का एक नाम होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। फिर आता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसके अंतर्गत अलग अलग जगह पर बैठे हुए अटैकर या हैकर एक साथ हमला करते हैं, जिससे संपूर्ण नेटवर्क एवं नेटवर्क में कार्यरत मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। फिर आता है स्क्रिप्ट किटीज़। यह वास्तव में ऐसे हैकर होते हैं जिन्हें हैकिंग का ज्ञान नहीं होता। यह अन्य हैकर्स के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, हैकिंग करते हैं। इन्हें स्क्रिप्ट किटीज़ कहा जाता है। स्क्रिप्ट किड्स मतलब। फिर आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करना। कॉपी स्पाईवेयर स्पाईवेयर के अंतर्गत अपने पास कुछ ऐसे कोड या प्रोग्राम तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें जो टारगेट यूज़र होता है उस टारगेट यूज़र की जासूसी या निगरानी की जाती है। जब अटैकर टारगेट यूज़र की निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं उस स्पाईवेयर कहलाता है। फिर आता है डायलर। यह
फ़ोन बिल में परिवर्तन एवं अन्य नंबर पर कॉल लगाने की क्षमता रखते हैं डायलर। फिर आता है एडवेयर। एडवेयर यूज़र की रुचि जानने के बाद पसंद के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराए जाते हैं एवं विज्ञापनों में लुभावने लिंक या अट्रैक्टिव ऑफर्स के माध्यम से यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, एडवेयर कहलाते हैं। फिर आता है ग्रेवेयर। ग्रेवेयर यह मैलवेयर की तुलना में कम हानिकारक होते हैं, जैसे स्पाईवेयर, एडवेयर, डायलर। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर अपराध के मामलों से निपटने का तरीका साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी, जैसे क्रिप्टोग्राफी है, जिस डेटा पर यह क्रिया लागू की जाती है उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। दो क्रियाएं लागू होती हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में वास्तविक डाटा का अन्य रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है और डिक्रिप्शन में परिवर्तित डाटा से वास्तविक डाटा को प्राप्त करना डिक्रिप्शन कहलाता है। पासवर्ड के माध्यम से सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जैसे पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक जो होता है, जैसे @123। वीक पासवर्ड क्या हो गया, वीक पासवर्ड जैसे 1234567 कोई पासवर्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, ये वीक पासवर्ड है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त तरीके, जैसे कि टच लॉक हो गया, रेटिना लॉक, फेस स्कैनर, थंब लॉक। फिर एंटीवायरस छोटे लेवल पर सिक्योरिटी, जैसे फ़ोन या पीसी पर सॉफ्टवेयर। फिर फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है। फायरवॉल से पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी की जा सकती है, जैसे कि सिटी के पूरे नेटवर्क को सिक्योरिटी के फायरवॉल के यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर पर फायरवॉल में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों को यूज किया जाता है, और एंटीवायरस में सिर्फ सॉफ्टवेयर का। फिर आता है कैप्चा का कॉन्सेप्ट। कैप्चा क्या है, कैप्चा का फुल फॉर्म है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिकली ड्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ये जो कैप्चा है क्या करता है, कैप्चा स्पैम से बचाता है, कंप्यूटर एवं ह्यूमन के मध्य विभेद करने के लिए है, विभेद करता है। बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक यूज़ किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी जैसे पर्पज़ के लिए यूज़ में लाया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट और सर्वर के बीच प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। ब्लोफिश। ब्लोफिश क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड एल्गोरिदम है, सिक्योरिटी रिलेटेड एल्गोरिदम है ब्लोफिश। ब्लोफिश 64 बिट पर पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांजैक्शन के दौरान पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ब्लोफिश। फिर आता है ट्रोफिश। 128 बिट पर इंक्रिप्शन टेक्निक पर काम करता है ट्रोफिश। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। डिजिटल सिग्नेचर IT एक्ट की धारा 2AP के अंतर्गत आता है। संशोधित IT एक्ट 2008 में डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता प्राप्त हुई है। फिर आता है सिक्योरिटी पर्पस प्रोटोकॉल, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, EAP, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, CHAP, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, रेडियस, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन सर्विसेज। फिर आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, फ्रंट एंड मतलब मोबाइल पर या PC पर फ्रंट एंड में सामने वाले भाग पर जो काम करता है वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनसे जो काम करवाना है तो काम करवाने के लिए जिस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, जब निर्देश मिल जाते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है। इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जब मिल जाते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है, और जब ऐसे कई प्रोग्राम मिल जाते हैं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पर्पज़ के लिए उन्हें बनाया गया है सिर्फ वही काम करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने का उद्देश्य है कि हम इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना चाहते हैं। ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट पर किसी विशेष प्रकार की जानकारी को सर्च करना चाहते हैं। फिर आता है वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा ऐप सॉफ्टवेयर जो हर किसी के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मतलब वेब ब्राउज़र को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं।
जनरल पर्पज़ ऐप सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया। सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम हो गया। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम्स का समूह। मतलब निर्देशों के समूह से प्रोग्राम बन जाता है, प्रोग्राम बनता है, प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि ब्राउजिंग करना। ब्राउजिंग मतलब कि किसी विशेष प्रकार की जानकारी को सर्च करना ब्राउजिंग कहलाता है। फिर आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के काम क्या है? यूज़र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, वेब पेज के रूप में रिस्पॉन्स उपलब्ध कराना यूज़र तक। वेब पेज का सोर्स कोड क्या होता है? वेब पेज का सोर्स कोड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज पर जाने का माध्यम हाइपरलिंक होता है। मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने का माध्यम जो होता है हाइपरलिंक होता है। वेब पेज के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार प्रोटोकॉल कौन सा होता है? HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। फाइल नेम के लिए एक्सटेंशन के लिए अधिकतर 3 कैरेक्टर यूज में लाए जाते हैं। एक्सटेंशन के लिए 3 कैरेक्टर यूज में लाए जाते हैं। फाइल के रूप को एक्सटेंशन क्या करता है? फाइल के रूप को प्रदर्शित करता है। एक्सटेंशन फॉर्मेट ऑफ फाइल का फॉर्मेट होता है, जैसे कि इमेज हो गया। इमेज के लिए कौन सा एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है? जैसे JPG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉर्मेट मतलब कौन सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट के लिए TXT यूज़ किया जाता है। ऑडियो के लिए MP3 यूज़ किया जाता है, मोशन या मूविंग पिक्चर के लिए। फिर वीडियो के लिए MP4 एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। MP3 MP4 क्या है? मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स गूगल क्रोम हो गया, जैसे कि वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र। सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी वेब ब्राउज़र हैं। पहला नियमित वेब ब्राउज़र www है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक है। ये क्या करता है? ये इमेज प्लस टेक्स्ट दोनों को सपोर्ट करता है। और जो गूगल डॉट मतलब क्रोम है वो सिर्फ इमेज सपोर्ट करता है। फिर आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करता है? बैक एंड पे काम करता है। सर्वर पर पहुंची रिक्वेस्ट के अनुसार डाटा ढूंढने की जिम्मेदारी होती है सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्रिया का पालन करता है। जब सर्च इंजन